लोकसभा चुनाव में छठे दौर के चुनाव के लिए प्रचार युद्ध का आज आखिरी दिन है। शनिवार को देश के 8 राज्यों की 58 सीट्स पर वोटिंग होनी है। उसके लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन रहा है। देखिए कैसी तस्वीरें आई हैं। आज शाम लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए जो शोर थमेगा, उससे पहले किस तरीके की जोर आजमाइश है उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। बस कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है। ऐसे में हर पार्टी ने, हर नेता ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो अलग अलग लोकसभा सीटों पर प्रचार युद्ध में उतरे दिग्गजों की हैं, जो अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार के मैदान में उतरे हैं। जनता से वोट अपील कर रहे हैं। विरोधियों पर जुबानी तीरों से जमकर निशाना भी साधा जा रहा है। तो चलिए देखिए, ये तस्वीरें रहीं आज के प्रचार युद्ध मैदान की तरह किस तरीके से तब्दील हुए। गुरुग्राम की बात करते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप भी। छठे चरण के चुनाव प्रचार का अब आखिरी दिन है और आखिरी दिन में एबीपी न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुंच गई है राज बब्बर साहब के पास। फिल्म अभिनेता, 25 साल से राजनीति से जुड़े हुए राज बब्बर साहब, आपको बता दें गुरुग्राम की लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कड़ा मुकाबला दे रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह जी को। आइए उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं तैयारियों को लेकर और आती हुई जीत को लेकर। सही कह रहे हैं सर, जीत आ रही है आपके पास? ये जीत तो जनता की है और ये चुनाव भी जनता ही लड़ रही है। मैं तो निमित्त एक प्रत्याशी के रूप में आया और कुछ मेरे अच्छे कर्म कि मैंने कुछ पहले जब सांसद रहा हूँ जहाँ वहाँ पर जो काम करने का मेरा तरीका है कि मैं लोगों के बीच में रह के काम करता हूँ और वही शायद यहाँ तक जो उसकी आवाज़ आई और जो पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं मुझे उसका लाभ मिल रहा है और लोग मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। आपके प्रतिद्वंदी भी मान रहे हैं कि गुरुग्राम की सीट आपके आने से हॉट सीट हो गई है, एक वीआईपी सीट हो गई है और ज़्यादा शाइन उसमें आ गई है। इसको कैसे देखते हैं? लगता है कि उनको हरा पाएंगे आप, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से सांसद वो भी रहे हैं, राजनीति में आपका एक्सपीरियंस भी कम नहीं है, आपका जो सांसदी का एक्सपीरियंस है वो भी कम नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अध्यक्ष पद भी आपके पास था, तो बहुत एक लंबा करियर आपने भी राजनीति का निभाया है। तो ऐसे में टक्कर बराबर की आपको नजर आ रही है या फिर अपना पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है? देखिए, मैं तो नहीं जानता कि मैं अपने ऊपर ये श्रेय नहीं लेना चाहता कि मैं हरा रहा हूँ। अगर हराएगी तो जनता ही हराएगी और शायद जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वो बदलाव चाह रही है, क्योंकि 20 साल से उनकी जो यहाँ पे जो कार्यप्रणाली है उससे लोग खुश नहीं रहे। एक तो उसका, और दूसरा क्या, विकास के जो काम जो हैं, इतने छोटे छोटे काम जो हैं आज इतने पाइलअप हो गए हैं जिनका पहाड़ बन चुका है और लोगों को तकलीफें बढ़ती ही जा रही हैं। आप अगर यहाँ से जीतते हैं तो गुरुग्राम की जनता के लिए, जो गुरुग्राम सिटी कहलाती है, मिलेनियम सिटी, स्मार्ट सिटी, एक बहुत एडवांस सिटी, उसमें आप क्या एडिशन देंगे? यहाँ पर क्या काम मान के चलें कि आप आएंगे तो वो होकर रहेंगे? देखिए, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को किसी भी सूरत के अंदर हम लोग जो है पार्टियों से सोचते हैं कि ये वोट उस पार्टी का है, ये बिल्डिंग उस पार्टी की है। मेरा मानना ये है कि यहाँ पर सबसे पहले जो ज़रूरत है, यहाँ के जो ज़मीन पे जो रहने वाले लोग हैं। शनिवार की जिन 58 सीट्स पर वोटिंग होनी है उनमें उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती सीट भी शामिल है, जहां से पीएम मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्र के बेटे साकेत मिश्र बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी के ये उम्मीदवार हैं और एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पर निशाना साधा और भविष्यवाणी करते हुए ये कहा कि देश में अब कांग्रेस कभी सरकार नहीं बना पाएगी। हमारे साथ में साकेत मिश्रा हैं, श्रावस्ती से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। एक परिचय ये भी है कि नृपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव रहे और इसके साथ में राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष उनके बेटे भी हैं, विदेश से पढ़ कर के आए हैं और इस इलाके से वाकिफ़ हैं और पिछले कई सालों से यहाँ पर सक्रिय हैं। साकेत जी, आपसे मेरा पहला सवाल तो ये है कि आपका ये जो चुनाव है, साकेत मिश्रा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिस पे आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं? केवल विकास, एक ही मुद्दा है और कोई मुद्दा ही नहीं है। तो आपने विकास की बात कही है, लेकिन क्या है साकेत जी कि
राम का नाम भी जुड़ जाता है आपके साथ में। निपिन जी ने जो वहाँ पर काम किया है उसकी तो चर्चा देश के विदेशों में भी है। तो क्या राम भी इशू है आपके लिए, श्रावस्ती का जो परिप्रेक्ष्य उसको देखते हुए राम का मुद्दा? नहीं, राम तो इशू होंगे ही भारत में। भारत की संस्कृति का अगर कोई बेस है तो भगवान राम की कहानी है, रामचरितमानस है, तो इसलिए राम तो मुद्दा हमेशा रहेगा। सवाल ये है कि धर्म से ऊपर भी राम है, जो कि मैं विश्वास करता हूँ, और राम में जो कहा जा रहा है वो कार्य करना है हम लोग को, तो उसमें विकास आता है और राम तो मुद्दा होगा ही और होना चाहिए। दादी, आप विदेशों से पढ़ करके आए हैं, आपने काम किया विदेशों में इनफैक्ट, और बैंकिंग सेक्टर में आपने बड़ा काम किया है। एक राहुल गांधी का बयान बड़ा चर्चित है अर्थव्यवस्था को लेकर के। वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी और खटाखट 1-1 लाख रुपए सबके में आना शुरू हो जाएंगे, और अदानी अंबानी की सरकार है, हम उनसे लेंगे, सबको 1-1 लाख रुपया, गरीबों में 1-1 लाख रुपया दे देंगे। ये जो बातें हैं कितनी वायबल आपको दिखती हैं? इन्हीं बातों मतलब वो परिवारवाद करते हैं, पर उनको कभी कभी अपने जो उनकी दादी थी उनकी गलतियों से सीखना चाहिए। जो बैंक नेशनलाइजेशन हुए थे, जिस तरह से किए गए थे, होना ना होना वो तो अलग बात है, पर जिस तरह से किए गए थे, जब उद्योग को, जब उद्यमियों को डराया जाता है तो वो तुरंत भाग करके चले जाते हैं विदेशों में। दूसरा, सामाजिक न्याय ज़रूरी बहुत है, पर सामाजिक न्याय के साथ असली विकास तब होता है जब वंचितों को अपने पैर पे खड़ा किया जाए। और तीसरा, हो सकता है उनके पास कोई जादुई, क्योंकि वो काफ़ी जादुई प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, हो सकता है उनके पास कोई कमरे में मनी प्लांट वगैरह हो। विकास एक बार वो अपने पॉकेट में खोज रहे थे, तो इस बार हो सकता है उनके पास पैसा इतना आ गया हो जो कि वो सबको 1 लाख रुपए दे देंगे। राहुल जी वगैरह के साथ मुझे लगता है कि वो लोग अध्ययन कम करते हैं थोड़ा सा, और जो बोल दिया जाता है उनको बोलने को तो बोल देते हैं। कुछ ही घंटों के बाद लोकसभा चुनाव के छठे दौर के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। छठे दौर में भी मोदी सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है, और उन्हीं में से एक हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के संबलपुर से चुनावी मैदान में हैं, जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। आज सुबह सुबह धर्मेंद्र प्रधान मंदिर पहुंचे, भगवान का आशीर्वाद लिया। उनके साथ असम के सीएम, बीजेपी के स्टार प्रचारक हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। तो ये तस्वीरें आज सुबह की हैं, जहां आखिरी वक्त में भी जोर आजमाइश, जहां दिग्गजों की भी साख दांव पर लगी है, वहां पर प्रभु का आशीर्वाद लेती ये तस्वीरें ओडिशा के संबलपुर से हैं। सर, संबलपुर की लड़ाई कहां तक पहुंची? बढ़िया होगा। संबलपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएगी। तो विधानसभा और लोकसभा दोनों में, चूंकि आपने 21 के 21 जीतने का दावा, 21 का 21 लोकसभा जीता जाएगा। उड़ीसा में सरकार होगी, उड़ीसा में सरकार भी होगी, विधानसभा में भी बहुमत होगा, और हम लोग इस बार सरकार बनाएंगे। लेकिन लगातार नवीन पटनायक की पार्टी और उनके सारे नेता उड़िया अस्मिता का सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम तो उसी को खड़ा कर रहे हैं। वो तो उन्होंने उड़िया लीडरशिप को तमिलियन के पास बंधक रख दिया है। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी ओडिशा में प्रचार के लिए मौजूद हैं। उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर हमले बोले। हिमंता बिस्वा शर्मा जी भी हैं, उनसे पूछे, सर, माता समलेश्वरी का दर्शन किया आपने, क्या कामना की? उड़ीसा का स्वाभिमान का रक्षा हो, उड़ीसा आगे निकाले, देश का विकासशील राज्य बने, यही मैंने प्रार्थना किया। लेकिन नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी है, बीजेडी के ज्यादातर नेता उड़िया अस्मिता का सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा वाले बाहरी है। पांडियन आज पूरा उड़ीसा को कैप्चर करके बैठा हुआ है। आज नवीन पटनायक का दिमागी हालत क्या है? वो क्या खुश है, या वो भी ऐसा फील कर रहा है कि मुझको सारी तरफ बंद करके रखा गया है? मेरा मानना है उड़ीसा हाईकोर्ट का कोई जज जाके उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर से अकेला बात करना चाहिए, विदाउट पांडियन। उनका दिमागी हालत क्या है? वो खुश है, दुख में है, अंडर हॉस्टेज सिचुएशन है? ये उड़ीसा हाईकोर्ट का कोई जज जाके नवीन बाबू से बात करना चाहिए। मेरा लगता है नवीन बाबू को कैप्चर करके रखा गया है। ही इज अंडर हॉस्टेज सिचुएशन।
मंत्री जी, विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां सीधे तौर पर आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप जिस राज्य में जाते हैं वहां पर पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, आप अपने हार्ड भाषणों के जरिए। देखिए, यहाँ पोलराइजेशन क्या है? एक हिंदू देश है, सनातन का प्रदेश है, सनातन जिंदाबाद रहे, यहाँ में पोलराइज करने का क्या है?